ओके, तो ये आपने माइनिंग ब्रांच लेने का कोई स्पेसिफिक कारण? वो सर जो बहुत ही ग्रेटफुल रहेंगे उनके कि उनका सपोर्ट, उनका गाइडेंस मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। तो आपके ऊपर एलिगेशन जो लगे हैं या एक उंगली जो उठा है, आप व्यूवर्स को क्लियर कीजिए क्या एग्जैक्टली है, कि क्या आपने सच में हमसे पढ़ा था तो कैसे पढ़ा था? और काफ़ी यार टाइम खत्म हो चुका था, मेरे पास 5 मंथ ही बचे हुए थे। जब लाइव क्लासेस अटेंड करें कि रिकॉर्डेड क्लासेस देखें, आपको क्या लगता है ये जो ऑनलाइन कोचिंग है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? इखलाक, आपका माइनिंग ज्ञान के इस पॉडकास्ट सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आपको गेट 2025 एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 4 अचीव करने के लिए, बीआईटी सिंदरी के अंदर बेस्ट रैंक अचीव करने के लिए और एक अचीवमेंट गेट 2025 एग्जाम के अंदर हासिल करने के लिए बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया सर आपका, मतलब आप लोग का ही गाइडेंस हुआ रहा है सर हमेशा से कि हो पाया इतना अच्छा। ठीक है इखलाक, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप अपने आप को ब्रीफली इंट्रोड्यूस करें हमारे व्यूवर्स को। So sir, myself Ikhlaq Sarwar. I am currently pursuing BTech from BIT Sindri in branch of mining engineering of batch 2K21 and I am from Patali Dhanbad. ओके, ये बेसिकली आप बीटेक बीआईटी सिंदरी से कर रहे हैं। आपके कॉलेज में और किसी का अच्छा रैंक आया है, मतलब 4th के बाद में और बेस्ट रैंक कौन सा है इस साल का? 48 रैंक है सर मेरे कॉलेज से बेस्ट रैंक। अच्छा, अभिषेक गुप्ता का भी थोड़ी देर पहले उससे बात हुआ, 3rd ईयर का लड़का, राइट? यस सर, 3rd ईयर पे ही। अच्छा, कॉल किया था थोड़ी देर पहले ही बात हुआ। ओके, तो ये आपने माइनिंग ब्रांच लेने का कोई स्पेसिफिक कारण? वैसे आप चास नाला से बता रहे तो हल्का सा तो मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ, लेकिन आपका कोई एक स्पेसिफिक रीज़न कि माइनिंग ब्रांच क्यों लिया? और भी कई सारे ब्रांच है। वो सर जो जेईई से जो मेरा रैंक था उस पीछे से मुझे जो बेस्ट कॉलेज मिल रहा था वो BIT सिंदरी था। उसमें मुझे टॉप के ब्रांचेस मिल नहीं रहे थे। तो बेसिकली अपने स्कूल टीचर से कांटेक्ट किया, अपने एल्डर से लोकल में कांटेक्ट किए। उन्होंने कहा कि माइनिंग ब्रांच जो है वो बेस्ट रहेंगे, तो माइनिंग के लिए ऑप्ट कर लिया और हमको माइनिंग मिल गया। तो अभी लगता है कि जो सजेशन था उसको मान के मैंने सही कर दिया कि उस टाइम पे चलो ठीक है मजबूरी में शुरू किए थे, अभी मज़ा आ रहा है, क्या है? उस टाइम उस टाइम स्टार्टिंग में सर माइनिंग मिला था मुझे, तो मुझे बहुत ये लग रहा था कि ये नहीं करना है, मतलब लाइक ये हम ड्रॉप ले लेते हैं, अच्छा रहेगा कि वापस से रिपीट करते तैयारी करेंगे जेईई का और अच्छा रैंक लेकर के आएंगे, तो वही सोचे हुआ था। बट मेरे कज़न्स ने मतलब सजेस्ट किया कि काम करो, एडमिशन ले लो तुम और ड्रॉप लेने के बाद तुम बाद में देखेगा था। तो हम एडमिशन ले लिए, उसके बाद धीरे धीरे मतलब अच्छा लगने लगा, तो फिर छोड़ दिए थे, इसमें रह गए। हाँ सर, खेलना तो हमने मजबूरी में स्टार्ट करा था, एक टाइम बाद में मज़ा आने लगा। ठीक है, ये जो आपने बीआईटी में जो एडमिशन लिया, आपका कॉलेज लाइफ कैसा रहा है? किस तरह के आप बच्चे रहे हैं? मतलब आपका ओवरऑल कैसा एक्टिविटी रहा है कॉलेज के अंदर? ऐसे तो मतलब हम एक डे स्कॉलर स्टूडेंट है सर, मतलब मेरा घर कॉलेज से पास में ही है, तो हम हॉस्टल नहीं लिए हुए हैं। तो बेसिकली हम हॉस्टल लाइफ नहीं जिए हैं। बाकी बात सारा कुछ मतलब कॉलेज में जो करना था हमको सारा कुछ किए हैं हम, मतलब अटेंडेंस से लेकर के पढ़ाई से लेकर के सारा कुछ जो भी कर सकते सब कुछ किए हैं। मेरा कॉलेज में अटेंडेंस बहुत अच्छा रहा है, मेरा ग्रेड्स GPA बहुत ही बेटर रहा है, मतलब टॉप पे ही रहा है मेरे क्लास में मेरा भी, और मतलब सब कुछ सही रहा है। बस एक चीज़ रह गया, वो हॉस्टल लाइफ रह गया है बस। अच्छा, एक्चुअली होता है कि मतलब एक टाइम होता है कि आपको घर छोड़ना होता है, खासकर जब आप स्कूल से निकलते हैं, तो एटलीस्ट कॉलेज लाइफ आपका घर से बाहर रहे तो अच्छा है। वो हमारे लिए अच्छा है, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, लोगों को जानने के लिए, लोगों के पास एडजस्ट होने के लिए, और एक पास्ट मतलब एक हिस्ट्री क्रिएट करने का टाइम होता है अपने लिए एक मेमोरीज क्रिएट करने का टाइम होता है। घर से बाहर निकल करके लोगों से मिले, नए लोगों से जुड़े। लेकिन घर से ही अगर आपने पढ़ाई करा तो एक बड़ा पोर्शन मैंने मिस कर दिया, मतलब अगर आपने घर से ही अगर पढ़ाई करा, कॉलेज कंटिन्यू करा, तो मुझे लगता है एक बड़ा पोर्शन आपने मिस कर दिया। लेकिन कोई नहीं, जो जहाँ आप हैं वो अपने आप में पर्याप्त है। ठीक है, जितना आपको मिला कॉलेज से, जो भी आपको मिला कॉलेज से, आज आपका रैंक 4 है, और मोस्ट प्रोबेबली आपका भी यही सपना होगा कि कैसे भी करें कोल इंडिया का एक सीट कंफर्म करें, जो कि डेफिनेटली हो जाएगा। और जैसा भी आपने माइनिंग तो मजबूरी में स्टार्ट करा था, लेकिन PSU के अंदर में आपका जो सिलेक्शन होगा, तो अब आप मजबूर नहीं रहेंगे, बल्कि आपके साथ वाले जो कोई भी किसी दूसरे ब्रांच में गए होंगे, उसमें आपका एक अलग व्यक्तित्व दिखेगा। क्योंकि जितना आसानी से आपका लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि इतने आसानी से दूसरे किसी ब्रांच में आपका PSU में जाना पॉसिबल हो पाता। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा इखलाक कि कॉलेज के टाइम पे एक इंटर्नशिप होता है हमारा, एक वोकेशनल ट्रेनिंग भी होता है,
तो वो आपने कहाँ से करा था, उसके एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए। सो सर बेसिकली सेकेंड ईयर में जब थे हम, तब मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग करा था चासमाला माइंस से ही किया था। ठीक है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग मैं चासमाला माइंस से करा था, और फिर थर्ड ईयर में मतलब मुझे को कुछ मिला था इंटर्नशिप करने का। मतलब वो माइनिंग का भी इंटर्नशिप के लिए मतलब अपॉर्चुनिटी आज से पहले आया था नहीं भी में। वो मतलब मेरा ग्रेड बहुत अच्छा था, उस कारण से हुआ कि मेरा लक काम किया, और एक लौता बस मेरा ही था कि सिस्टम मेरे इंटर्नशिप में मैंने JSPL में उत्कल सी माइंस में इंटर्नशिप किया 2 महीने में। कितना रैंक था आपका? थर्ड ईयर में भी अच्छा रैंक था क्या? कितना रैंक था? थर्ड ईयर में मतलब हम प्रिपेयर से दिए नहीं थे सर, मतलब 450 रैंक था, 452। 450 था। तो बेसिकली उन्होंने गेट क्वालिफाइड है करके एक प्रियोरिटी बेसिस पे आपको इंटर्नशिप दे दिया, राइट? आप बोल रहे हैं गेट वो नहीं, का स्कोर इंटर्नशिप अच्छा मुझे मिला था। था, मुझे नहीं सर, इंटर्नशिप मुझे मिला था मेरे ग्रेड्स पे। मेरे CGPA बहुत बेटर था, मतलब मेरा जो CGPA था वो कंसिस्टेंटली 9 क्रॉस कर रहा था, इसीलिए। ओके ओके ओके, चलिए बढ़िया है। जो आपने ये इंटर्नशिप जो करा था, किस टॉपिक पे करा था? क्या कोई प्रोजेक्ट था जिस पे आपने काम करा था? वो प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए। जो मेरा इंटर्नशिप था सर, वो बेसिकली उसका प्रोजेक्ट था, टाइटल भी था कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ड्यू टू माइन डस्ट। ठीक है, सो बेसिकली जहाँ पर हमारा ये इंटर्नशिप था वो उत्कल सीक्वल माइंस, वो एक ओपन कास्ट माइन है। तो वहाँ पर जो भी डस्ट का जो भी था, मतलब इशूज़ जो भी हो रहे थे, उसके लिए मतलब डस्ट केमिकल यूज़ हो रहा था वहाँ पर, एक डस्ट्रॉन PC कोड करके। तो मेरा काम बस यही था कि डस्ट के बारे में स्टडी करना, डस्ट के क्या क्या सोर्सेज है, क्या क्या टाइप्स है, उससे क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है, और जो केमिकल्स वो यूज़ हो रहे हैं वहाँ पर उसका कितना इफेक्टिवनेस है वाटर की कंपेरिजन में, और वो कितना मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी है, वो सारा चीज़ करना यार काम था। सो इसके लिए मेरा प्रोजेक्ट यही था। आपको ये चास नाला डिज़ास्टर के बारे में पता है? मतलब आप चास नाला का नाम 1-2 बार ले चुके हैं, उसी आसपास से बिलोंग करते हैं। आप व्यूअर्स को बताइए चास नाला माइंस के बारे में, अभी क्या एग्जैक्टली स्टेटस है उसका? सर तो जब हम ये चासनाला माइंस में मतलब जब ट्रेनिंग किए थे, सो मतलब वो बहुत ही अनोखा माइंस लगा था मुझे देखने को। मतलब उस टाइम माइनिंग नया नया सीखी, ना स्टार्ट ही किया था, और बेसिकली अंडरग्राउंड मस्कर इतने पता कि एक बोर्ड प्लेयर होता है और एक लॉन्ग बॉल माइनिंग होता है, इतना ही पता समझ में। जब ये चासनाला माइंस में गए, वहाँ जाके उसका मेथड्स देखे क्या फॉलो कर रहा है, तो वो अच्छा लगा कि बहुत ही यूनिक है। वो बहुत ही अलग मेथड है, मतलब वो जैंको वाइस मेथड एक करके है, वो फॉलो कर रहे थे वो लोग डिफरेंट लेवल्स बना करके उसमें चिमनी टाइप का। और उन्होंने कहा था कि काइंड ऑफ मेटल अर्निंग की तरह है। उस टाइम तो मतलब हम मेटल अर्निंग पढ़े नहीं थे, लेकिन जब बाद में मेटल अर्निंग पढ़े तो हमको समझ में आया कि हाँ, ये तो मेटल अर्निंग की तरह ही है। तो उसका नाम थोड़ा जैंको वाइज है, जिसमें कि ये लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके लॉन्ग बॉल माइनिंग में डिप्लोइंग जाते हैं। और काफ़ी डेंजर भी लगा था, और फिर क्योंकि एक्सीडेंट के कारण थोड़ा सा डर रहता है, और एक्सीडेंट के कारण थोड़ा डर ही लग रहा था कि हाँ बहुत भाई, डेंजर था 300 से माइनिंग। ज़्यादा भूत लोग आसपास भटकते रहे होंगे, डर तो समझ में आता। 300 नहीं, 350 से ज़्यादा जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है। यस सर, अराउंड 400 हो गए थे। अच्छा, 400 के आसपास था। ठीक है, हम लोग अगर चास नाला जाने चाहेंगे, जो माइंस अभी चल रहा है, तो हमको जाने दिया जाएगा कि दूर से भगा देगा, चल बे निकल, तुमको नहीं जाने देंगे, अगर हम वो विजिट करना परमिशन लेना जाना पड़ेगा था चाहें? मैनेजर से। अच्छा, परमिशन मिल जाएगा। यस। ठीक है। ये अभी आते हैं इखलाक आपके गेट प्रिपरेशन के बारे में। एक्चुअली अभी तक जो हो रहा था टाइम पास हो रहा था। व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं आपके गेट प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी के बारे में, जो सुनना चाहते हैं गेट प्रिपरेशन के बारे में सुनना चाहते हैं, जो भी हमारे यूट्यूब में अगर आए, तो उसके बारे में आप बताइए कि आपने गेट प्रिपरेशन स्टार्ट कब करा? तो बेसिकली सर हम थर्ड ईयर में जब थे तब बस हम गेट का फॉर्म भर दिए थे इस तरह से। ठीक है, और सोचे थे कि प्रिपेयर करेंगे और कुछ देखते करने का, लेकिन कोई कर नहीं पाए प्रिपेयर। और फिर गेट का एग्ज़ाम आ गया और हम बस ऐसे ही देने चले गए। और जब देने गए तो मतलब हमको ऐसा लगा कि मतलब काइंड ऑफ जो एकेडमिक से हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट वगैरह, बहुत सारी चीज़ मैच कर रहा है एकेडमिक से ही। और जब जब रिजल्ट आया तो हम देखे कि मेरा गेट क्वालिफाई हो गया है और रैंक भी 42 आ गया है। तो हमको लगा कि मतलब माइनिंग का गेट उतना टफ है नहीं, मतलब क्वालिफाई किया जा सकता है। एट द सेम टाइम जब हम देखे कि मेरे सीनियर्स लाइक अनमोल सर रैंक 3 लेके आ रहे हैं, दानिश सर रैंक 7 लेकर के आ रहे हैं, तब मेरे मन में आया कि रैंक हम भी ला सकते हैं, मतलब अगर पढ़ ले तो रैंक ला सकते हैं, इतना टफ है नहीं। तो बेसिकली उस टाइम पे मेरा एंट्रेंस चल रहा था, तो हम सोचे एंट्रेंस पे स्टार्ट करेंगे, बट वही थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेशन के कारण स्टार्ट नहीं कर पाए। और फिर इसको सोचे थे कि समर में स्टार्ट करेंगे, समर में फिर इंटर्नशिप लग गया, तो इंटर्नशिप के कारण फिर स्टार्ट नहीं कर पाए हम। और ऐसे करते करते सितंबर आ गया था और हम स्टार्ट नहीं करते फिर। सितंबर आने के बाद सर हम सोचे कि अब मतलब कि टाइम कम है, अगर रैंक चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा मतलब। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मतलब मेरा एकेडमिक थोड़ा पढ़ा हुआ था, कॉन्सेप्ट था, एकेडमिक क्लियर था, लेकिन वो था कि गेट का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो मुझे चाहिए था एक जगह पे।
तो मैंने माइनिंग करना स्टार्ट किया उस टाइम पे। और माइनिंग मतलब कि माइनिंग तो मतलब था कि मतलब जो भी मुझे गेट पे पढ़ना है वो सारा एग्जाम करके माइनिंग मुझे दे रहा है, तो मुझे मैच करनी पड़ी उसके लिए। तो मैंने सारा करके देख ला। और बेसिकली सर माइनिंग यहाँ से जितना भी देखे हैं सारे रिकॉर्ड देखे हैं, मतलब लाइव कुछ नहीं देखे हैं, क्योंकि लाइव बहुत लेंदी लगा मुझे कि बहुत लेंदी 2-2 घंटा का वीडियो है, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो हम सारे रिकॉर्ड देखे हैं इंटू करते हुए हम लोग, ठीक है। 2-2 घंटे की वीडियो 1 घंटा में, 1 घंटे की वीडियो आधे घंटे में, ऐसे करके देखे हैं। और सितंबर से लेकर के नवंबर से मुझे लगा मोस्ट ऑफ द वीडियो देखने में, मतलब जितना हमको चाहिए सब देखना चाहिए। और उसमें मैथ्स छोड़ दिए थे, एप्टी छोड़ दिए थे, क्योंकि वो मुझे आता था। फिर नवंबर में मतलब हम सोचे कि अब बहुत हो गया, मतलब जितना देखना था देख लिया है, कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर हो चुका है, क्वेश्चन पेपर आ चुका है मुझे, अब मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस। सो बेसिकली उसके बाद दिसंबर में मैंने स्टार्ट किया बनाना PYQ। मैंने पूरा PYQ स्टूडेंट 24 से लेकर के 2000 तक 4 पेज बनाए थे, क्वेश्चन आए और उसको सॉल्व किए। और उसमें अपना टाइम फ्रेम भी सेट किया कि 3 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व करना है। आफ्टर दैट फिर हम इक्विग्राफ बनाना स्टार्ट किए, इक्विग्राफ पूरा बनाए। और उसके बाद फिर हमको लगा कि चलो काफ़ी क्वेश्चन हो चुका है। फिर उसके बाद माइनिंग का एक होता है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, तो वो 1 और 2 हम छोड़ दिए थे, मतलब कंप्यूटर साइंस छोड़ दिए थे। फिर थर्ड दिए तो मेरा मार्क्स आया 30 मार्क्स, बहुत कम मार्क्स आया। तो हमको लगा कि मतलब पढ़ तो लिए सब कुछ हो गया है, तो 30 मार्क्स आया, मतलब हमको लगा कि कुछ तो कमी है अभी भी मेरे में, मतलब प्रैक्टिस पर कम है अभी भी। तो उस वक्त हम लिए माइनिंग के टेस्ट सीरीज़ खत्म कर देते उसके बाद ही, और उसके बाद माइनिंग के टेस्ट सीरीज़ कर दे और सारा टेस्ट सीरीज़ बनाए हैं, ठीक है। और उससे मेरा एक मतलब की सारी स्ट्रेटजीज अलग से, मतलब कि जो सेक्शनाइज क्वेश्चन थे और टॉपिक क्वेश्चन थे उसको तो हम ऑलरेडी बना रहे थे नॉर्मली। मॉक टेस्ट तो क्या किया मैंने ना कि मैंने सोचा था कि मैं माइनिंग स्टार्ट करूँगा माइनिंग से, और 2 घंटे में मुझे माइनिंग खत्म करना है। और उसके बाद मतलब 2 घंटे के टाइम में माइनिंग खत्म करना है, उसके बाद 45 मिनट में मुझे खत्म करना है, IFT खत्म करना है। और मैं सारा मॉक टेस्ट ऐसे ही दिया हूँ, 2 घंटे माइनिंग जितना हुआ छोड़ दिए, बाकी नहीं उसके एक्टिंग शिफ्ट किए, उसके बाद FT जितना बना उसको भी छोड़ दिए। मतलब मैक्सिमम 2 घंटा से 2.25 घंटा तक मैं सारा क्वेश्चन बना के किए। बेसिकली इसका मोटिव मेरा ये था कि मेरा कैलकुलेशन से बहुत होता है एजुकेशन मिस्टेक न्यूमेरिकल्स में। मैं बस चाह रही थी कि मैं अपना टाइम बचा सके, जिसमें मैं क्रॉस चेक कर सके बाद में। और ये मेरे लिए बहुत ही इफेक्टिव हुआ, क्योंकि जब हम गेट एग्ज़ाम दिए तो हम गेट एग्जाम 2 घंटे में अपना माइनिंग खत्म कर दिए थे, और 15 मिनट में FT खत्म कर लिए थे। उसके बाद मेरे पास जो टाइम बचा आधा घंटा, उसमें हम सारा क्रॉस चेक किया अपना न्यूमेरिकल्स, ताकि मतलब कि गलती तो नहीं हुआ है ना इसी देखने के लिए। और ये मतलब जो भी था मतलब अचानक सोचा हुआ था और अच्छा काम किया मेरे लिए मतलब। तो बेसिकली लास्ट में जो आपने जोड़ दिया कि आपको दिखा कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के अंदर आपका 30 नंबर आ रहा है, 31 नंबर आ रहा है, इस मार्क से तो कुछ नहीं होने वाला, इस मार्क से तो पिछले बार से भी बेकार रैंक चला जाएगा मेरा, जस्ट क्वालिफाई होऊंगा, वो आपको पुश किया कि नहीं भाई कुछ करना पड़ेगा, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। और फिर आपने धड़ल्ले से फिर मॉक टेस्ट दिलाना स्टार्ट करा, प्लानिंग करा, एग्जीक्यूशन करा, और वो 31 मार्क्स जो आपका मॉक टेस्ट में आया था, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में आया था, उससे निकल करके आप गेट एग्ज़ाम के अंदर में ऑल इंडिया रैंक 4 लेके आए। तो कमेंडल जॉब है आपने जो करा है। तो एक व्यूअर्स को सुनना चाहिए, सीखना चाहिए आपसे, जो मॉक टेस्ट में कम मार्क्स देख करके डीमोटिवेट हो जाते हैं, और लिटरली सच में डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिसका 30 नंबर 35 नंबर 40 नंबर भी आते रहता है, वो मैसेज करता है कि सर इससे ज़्यादा आ ही नहीं पा रहा है मेरा, मैंने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 1 दिया 2 दिया, ये 30-35 के आसपास में ही रह रहा है। तो उनको आपके इस प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड स्टडी से एक मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरह से आप अपने मार्क्स को सुधार सकते हैं, रैंक को सुधार सकते हैं मेन एग्ज़ाम के अंदर में। ठीक है, कोई नहीं, एक मॉक टेस्ट में आपका मार्क्स कम आया वो कोई खास मैटर नहीं करता, मेन एग्ज़ाम आपका बाकी जहाँ पर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा 1 लाख कि आपने ठीक है तैयारी करा, रैंक अच्छा लाया, मॉक टेस्ट पे फोकस करा, जो भी आपने करा, ये जो आपने तैयारी करा टॉपिक स्पेसिफिक होके करा कि पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ा? मतलब कि मतलब जो जितने सर अकेडमी से पढ़ रहे थे, मतलब BTech में बहुत सारी चीज़ कॉमन है मेरा गेट से, तो बहुत सारी चीज़ें तो मेरा उतना क्लियर था कि सब चीज़ मुझे आती है। तो जो चीज़ें मतलब बेसिकली मुझे नहीं आती तो उसको मैंने ध्यान दिया पहले, तो पहले कि मुझे क्या चीज़ मुझे नहीं आ रही है और क्या चीज़ मुझे छोटा हुआ है मेरा, बेसिकली मेरा ध्यान उस पर था मेरा पहले। और मैं पूरा सारा सिलेबस स्पेसिफिक पढ़ा हूँ, मतलब क्या सिलेबस में रहा है और क्या PYQs में क्वेश्चन आया है, उसके स्पेसिफिक मैंने पढ़ा है। मतलब कुछ बहुत ज़्यादा मतलब कि बुक्स नहीं लगा रहे, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ, बस सिलेबस में क्या है और PYQs में क्या क्या आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने प्रिपरेशन किया। ठीक है, मतलब आप ऐसा नहीं कि सिलेबस में दिया है तो आँख मूंद के फॉलो करना, ऐसा कुछ नहीं था। सिलेबस में जो कुछ भी दिया रहा है, हमारा फोकस PYQs पे रहेगा कि PYQs में जिन टॉपिक से पूछा गया बस उतने पे फोकस करना है, जहाँ से गेट क्वेश्चन पूछता है उतने पे फोकस करना है। यस राइट, यस सर, मेन फोकस मेरा वही रहता है। एक्चुअली माइनिंग ज्ञान का भी मेन फोकस यही रहता है कि कई बार होता है कि सिलेबस के कई सारे टॉपिक को हम छुड़वा देते हैं, लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जहाँ से कभी क्वेश्चन बने नहीं,
या बने भी तो एक आधे बार बने हैं तो उसको टच भी नहीं करते, बोले हटा साला ये टॉपिक से कभी आ नहीं रहा, अब आ गया तो ठीक है भाई, भगवान भरोसे छोड़ देंगे या बच्चा छोड़ देगा, लेकिन जहाँ से आ ही नहीं रहा उसको काहे ज़बरदस्ती उस पर जाए, उस पर क्यों टाइम खपाए। तो हमारा स्टडी प्लान भी कुछ वैसा ही रहता है, और आपको भी रिजल्ट मिल रहा है और हमको भी रिजल्ट मिल रहा है। आप देख सक रहे हैं कि टॉप 10 में 7 रैंकर्स माइनिंग ज्ञान से लगे हैं। तो जो प्लानिंग हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो प्लानिंग ले करके चल रहे हैं, काफ़ी फ़ायदा हमको पास्ट 4 ईयर 5 ईयर से मिल रहा है। आगे मैं आपसे जानना चाहूँगा इकलाक कि अपने प्रिपरेशन के दौरान जो आपने नोट्स बनाया, तो आप नोट्स बनाने का एक स्ट्रक्चर्ड वे बच्चों को बता सकते हैं, कैसे आपने नोट्स तैयार करा, कैसे उसका रिवीजन करा, कैसे उसको ऑप्टिमाइज़ करा? मतलब सर जब स्टार्ट की प्रिपरेशन तो सितंबर आ चुका था और काफ़ी ज़्यादा टाइम खत्म हो चुका था, मेरे पास 5 मंथ ही बचे हुए थे। तो मुझे वीडियोज़ देखना था, नोट्स बनाना था, पढ़ना भी था। तो बेसिकली हम क्या कि नोट्स बनाए ही नहीं, क्योंकि मैंने देखा कि माइनिंग ज्ञान प्रोवाइड कर ही रहा है सारा पीडीएफ, और अगर जो हम नोट्स से पढ़ने से कि पीडीएफ से पढ़ लेंगे, मतलब मेरे पीडीएफ होने का आदत रहा हो गया, मतलब आजकल सब कुछ टेक्निकल हो चुका है, तो कुछ ऑनलाइन हो चुका है, तो पीडीएफ पढ़ने का आदत हो चुका है मेरा। तो हम बेसिकली नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, और हम नोट्स बन जाते तो मेरा टाइम बहुत वेस्ट था सर, और नहीं वीडियो पाते नहीं नोट्स बना पाते। इवन मेरे पास एक भी फिजिकल रूट नहीं है अभी भी, इवन मेरे पास एक भी फिजिकल रूट्स नहीं है, जो भी कुछ फॉलो किया मैंने प्रीवियसली फॉलो किया है। वो आदत हो गया था मैं पीडीएफ फॉलो करके, तो अब मैंने इसलिए मैंने नोट्स बनाया ही नहीं। मैं सोचा कि आप लोग जो पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स तो दे ही रहे हैं, उससे खोल के पढ़ लूँगा। बेसिकली मैं यही किया। तो मतलब जो व्यूअर्स है, क्या उनको भी सजेस्ट करना चाहेंगे कि भाई बुक वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ता है, पीडीएफ काफ़ी होता है, पीडीएफ से पढ़ लो, कि बोलेंगे कि नहीं भाई थोड़ा पहले स्टार्ट करो, नोट्स बनाओ, क्या बोलना नहीं मतलब चाहेंगे? मेरे लिए सर था कि पीडीएफ वगैरह इनफ था, कि मेरा आदत हो गया था, मतलब पीडीएफ पढ़ के। तो हमको लगा कि नोट्स में टाइम वेस्ट होगा, टाइम बहुत कम बचा हुआ था, क्योंकि 5 महीना में मुझे वीडियोज़ देखना है, फिर क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, फिर नोट्स बनाना है, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है सर मेरा, मतलब टाइम बचता नहीं फिर। नहीं इसलिए मैंने ठीक नोट्स बोल नहीं रहे हैं। बनाया, सोचा कि माइनिंग एंड तो प्रोवाइड कर ही रहा है अपना पीडीएफ में, तो वो देख लेता हूँ। अगर नहीं भी होता तो सर, जैसे कि अगर मुझे पीडीएफ प्रॉब्लम भी होती तो मैं उससे प्रिंट करा लेता, आपका नोट्स तो है ही, उसमें प्रिंट करा के पढ़ सकता हूँ। अगर पीडीएफ प्रॉब्लम भी हो रही है तो क्यों मेरा टाइम, मतलब उसमें वेस्ट नहीं करता मुझे टाइम नोट्स बनाने में तो। नहीं ठीक बोल रहे हैं आप। हर एक का स्ट्रेटजी, हर एक का प्लानिंग हर एक के लिए सही नहीं होता है कि नहीं। इखलाक सर ने बोला है कि बिना नोट्स के पढ़ने से रैंक फोड़ लगता है, हम भी नोट्स नहीं बनाएंगे, तो ऐसा नहीं है भाई। जो सुनने वाले हैं ब्लाइंडली फॉलो ना करें, हर एक का टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए वर्क करे कोई ज़रूरी नहीं है। हर एक को पीडीएफ से पढ़ने में मज़ा आए या समझ में आए ज़रूरी नहीं है। नोट्स बनाए ठीक है, बहुत चीज़ ऐसे लिखने नहीं जाना है कि 800-900 पेज का आप पूरा बुक ही लिख दे रहे हैं नोट्स बनाने के नाम पे, वैसा भी नहीं, लेकिन एक शॉर्ट नोट्स हर एक के पास होना चाहिए। वैसे नहीं भी है तो इस बार माइनिंग ज्ञान आप जो बोल रहे हैं ना पीडीएफ मिलता था, तो इस बार बुक ही भेज रहे हैं हम लोग नोट्स का। तो जो भी गेट में क्वेश्चंस आए हैं अभी तक, उनमें जो भी फार्मूला यूज़ हुआ है, कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, या इन जनरल गेट के लिए जो इंपॉर्टेंट फार्मूले और कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, उन सबको संजो करके सारे सब्जेक्ट का बेहतरीन नोट्स हम प्रोवाइड करने वाला है। ये कब प्रोवाइड करेंगे? अक्टूबर लास्ट, नवंबर फर्स्ट वीक में, कि जिस टाइम पे बच्चा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया रहता है, रिवीजन के लिए नोट्स का जरूरत पड़ता है, उस टाइम पे हमारा नोट्स उनके हाथ में होगा। तो उस नोट्स में भी एक हाईलाइटर पकड़ करके उनको लगता है ये तो बहुत आसान चीज़ है, वो अलग कर सकता है या सेपरेट कर सकता है, तो ये ऑप्शन उनके पास अवेलेबल रहेगा। इस पर टाइम बर्बाद करने का उनको नीड नहीं पड़ेगा कि कोई 4 पिन आपके तरह मान लो रहा जो 4-5 महीने 6 महीने में पढ़ रहा है, उस टाइम पे तो नोट्स बनाने में तो कोई कतई टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा फिर। तो ऐसे लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्प उस नोट्स से मिल जाएगा। अदरवाइज जो सेल्फ नोट्स बनाता है उसके अपने ही फायदे हैं, अपना नोट्स ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। ठीक है, तो ठीक है इखलाक, ये सारे तो आपके प्रिपरेशन का पार्ट हुआ। मैंने कई सारे को देखा है कि साल भर उन्होंने बहुत बेहतरीन तैयारी करा, हमारे AIMT में भी उनका बहुत अच्छा रैंक आया, लेकिन उस 3 घंटे के एग्ज़ाम के अंदर बहुत अच्छा नहीं कर पाए, चाहे जो भी कारण हो। आपके हिसाब से क्या कुछ कारण है जिसके कारण बच्चा उस 3 घंटे में अच्छा नहीं कर पाता है? साल भर अच्छा करने के बाद, मॉक टेस्ट में अच्छा रैंक लाने के बाद, गेट एग्ज़ाम में उसको जो रैंक मिलता है या मार्क्स मिलता है वो बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग रहता है। आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाया कि आपका मैक्सिमम आउटकम उस 3 घंटे के एग्ज़ाम से निकले, और क्या गलतियां हैं जो इन जनरल लोग करते हैं उस 3 घंटे के दौरान? बेसिकली सर मैं जैसे कि मुझे लगा था कि ये जो मैं जो भी मॉक दे रहा हूँ, जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बस एक प्रैक्टिस ही है। मेरा मेन फोकस था कि खुद को इम्प्रूव करना है। जैसे कि मुझे पता था कि मेरा कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक होता है, इनका प्रॉब्लम्स में मुझे समझ में आती है, अच्छी तरह आती है, लेकिन होता है कि जब बना रहे होते हैं ना, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गलती बहुत होता है मेरे से। तो मेरा पूरा फोकस में था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में गलती नहीं करनी है।
और उसके अकॉर्डिंग ही जब हम बोले कि 2 घंटा के पेपर के लिए ये थे हम, ताकि हम क्रॉस चेक कर सके खुद को कि गलती नहीं हो रहा। एक और चीज़ मतलब तब बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए थर्ड ईयर का गेट में और फाइनल गेट में, वो था कि गेट का कैलकुलेटर। जब हम थर्ड में गेट दिए थे ना, तो मुझे कैलकुलेशन नहीं आता था। वो वाला कैलकुलेटर बहुत ही मुझे टफ लग रहा था। मतलब मुझसे वो कैलकुलेटर यूज़ हो ही नहीं रहा था। मुझसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ना ऐड हो रहा है, कुछ हो ही नहीं पाता मुझसे उस कैलकुलेटर में थर्ड ईयर के टाइम पे। और फाइनल तक उसमें मैं इतना अच्छे से मतलब उसका यूज़ टू किया था कैलकुलेटर का, कि मतलब एक क्वेश्चन को हम एक बार में लिख खत्म कर पाए थे, कि हम उसको बार-बार में कि एक स्टेप को लिखो, फिर सेकंड स्टेप लिखो, कि ऐसे नहीं करेगा। हम गेट में क्या किए, इतना मतलब कैलकुलेटर यूज़ किए थे, इतना ज़्यादा यूज़ टू हुए थे कि एक बार में पूरा क्वेश्चन लिखे थे कैलकुलेटर में ही और डायरेक्ट आंसर। हम्म, ठीक है, तो उससे मतलब मेरा आप काफ़ी इतने। टाइम बचा। हाँ, हाँ। उससे मेरा काफ़ी टाइम बचा, मतलब कैलकुलेटर मुझे क्या कहते हैं, जो स्टेप सॉल्व करके लिखना जो होता है, वो मैंने वो नहीं किया। मैंने डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन लिखा, उसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट किया, डायरेक्ट आंसर लिख दिया आगे। उसमें टाइम बचा उससे कारण में। और बेसिकली होता है क्या ना सर, कि किसी की एग्ज़ाम देते तो एक होता है नर्वसनेस रहता है कि मतलब कि फॉर्मूला भूलने लगता है, तो यही होता है, फॉर्मूला भूलने लगते हैं हम लोग। और कुछ नया क्वेश्चन दिख गया तो उसमें डर लग जाता है कि इसको बनाना है, तो वो भी क्या होता है कि कुछ नया क्वेश्चन दिख गया तो मतलब कुछ ऐसा होता है कि क्वेश्चन ईजी होता है और मतलब होता है कि बहुत ईजी है तो बन जाएगा, और हमारा टाइम बनता ही नहीं क्वेश्चन, उसमें टाइम चला जाता है। वो सब चीज़ें मतलब हम देखे हुए थे, मतलब कि ये सब चीज़ें नहीं करनी है। हम जिसकी माँ बाप जो दे रहे थे उसे ही किए हुए थे, तो गेट में क्या गलती नहीं करना, वो चीज़ है मैं जानता हूँ बस। मेरा गेट में क्या गलती नहीं करना है मुझे, अच्छा, मेरा आप बेसिकली जो ध्यान नहीं बता था। रहे हैं, और बताने में मेरा बड़ा सबसे अच्छा चीज़ था कि आसान सर चीज़ गैंग लग की रहा है। हाँ। मेरा पीवाईक्यू जो था वो बनाना बहुत अच्छा था। पीवाईक्यू बनाना मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन मतलब कि समझ में आया मुझे कि कैसे बनाना है, क्या करना है। वो सारे बहुत सही रहा। पीवाईक्यू मेरे लिए बहुत सही रहा। मतलब जो आप एक्चुअली 3 घंटे का बता रहे हैं कि सर ये चीज़ें मैंने करा, बस इतना करा सर, जो आप बस जो बोल रहे हैं ना, एक्चुअली बस नहीं है। अगर आप बिना पेन चलाए कैलकुलेटर में सारे डेटा को पुट करके आंसर निकाल पा रहे हैं, तो आपने किस लेवल का प्रैक्टिस करा होगा कैलकुलेटर का, ये इस स्टेटमेंट से समझ में आता है। तो व्यूअर्स इसको बस ना समझे, जो मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप टेबल पे बैठ के करेंगे, उतना ज़्यादा आपका दिमाग गेट एग्ज़ाम में काम करेगा, उतना ज़्यादा आपका स्पीड गेट एग्ज़ाम में रहेगा। वो इसके स्टेटमेंट से समझ में आता है कि भाई अगर ये बिना पेन चलाया पूरे डेटा को डाल रहा है और कॉन्फिडेंटली उस आंसर को पुट कर पा रहा है। तो ये गेट एग्जाम में क्या होता है ना, हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, हम बार बार रीचेक करते हैं कि प्लस को माइनस तो नहीं कर दिया, डेटा गलत तो नहीं पुट कर दिया। तो इसलिए हम कैलकुलेटर में सारा पुट होने वाले वैल्यू को भी हाफ हाफ करके करते हैं, रीचेक करते हैं। तो अगर ये कॉन्फिडेंटली चीज़ों को करा है, तो किस लेवल का प्रैक्टिस इन्होंने करा होगा, कितना मॉक टेस्ट दिलाया होगा, कितना क्वेश्चन घर में बैठ के लगाया होगा। तो मुझे जो दिखता है, अनिकेत का चाहे केस लो चाहे आपका केस लो, कि इनके सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है क्वेश्चन प्रैक्टिस। कि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे, उतना अच्छा आपके मेन एग्जाम्पल है। क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चन रहे, ऐसा नहीं कि आप ऐसा कुछ क्वेश्चन लगा रहे हैं जो गेट के लिए इररिलेवेंट है, गेट में उसके आने की प्रोबेबिलिटी 0 है, या बहुत लो लेवल का आप क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो नहीं, गेट के लेवल का क्वेश्चन, गेट के टाइप का क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप लगाते हैं घर में, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो बढ़िया 1 लाख कि वो 3 घंटा एक्चुअली ये आपको सुनना चाहिए लोगों को। कि मैं बहुत सारे लोगों में, मतलब जिस दिन से रिजल्ट आया है, लोगों का रोना ही सुनना, अरे सर पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या हो गया, मॉक टेस्ट में आपके टॉप 10 में रहता था, टॉप 20 में रहता है, यहाँ 100 से ऊपर रैंक चला गया। तो ठीक है, समझना चाहिए कि भाई सब कुछ मॉक टेस्ट और प्रिपरेशन नहीं होता है, उस 3 घंटे का प्रॉपर प्लानिंग भी ज़रूरी है। आप मुझे एक बात बताइए 1 लाख, कि ये जो ऑनलाइन कोचिंग है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कि क्या ऑनलाइन कोचिंग से एक अच्छा रैंक लाया जा सकता है, और कितना हेल्प अभी इस ऑनलाइन कोचिंग से बच्चों को हो जा रहा है, चाहे वो जेईई मेंस की बात हो, चाहे नीट की बात हो, चाहे गेट एग्ज़ाम की बात हो। सर मेरे ख्याल से जैसे कि मेरा जो भी गेट का सिलेबस था वो बहुत ही मतलब वास्ट सिलेबस है, और उसको हम बुक्स में खोलने जाएंगे या फिर कहीं से खोलने जाएंगे तो उसको कलेक्ट करेंगे, मेरा बहुत टाइम उसमें जाने वाला है। तो बेसिकली कोई भी ऑनलाइन कोचिंग है बेसिकली, तो वही काम करता है कि जो सिलेबस है उसको एक जगह कलेक्ट करके मुझे प्रोवाइड कर देता है। मुझे क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, उसको सॉल्व कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बताता है कोई भी कोचिंग वाला। ठीक है, और ऐसे आज के सब कुछ ऑनलाइन हो ही गया, आजकल ऑनलाइन एजुकेशन तो चल ही रहा है, ट्रेंड ही है। तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा होता है ऑनलाइन कोचिंग का। अगर मतलब मुझे मतलब कि मुझे पता करना है कि भाई क्या पढ़ना है बेसिकली स्पेसिफिक होकर के, तो उसके लिए ऑनलाइन कोचिंग बहुत ही ज़रूरी है, बहुत सही है मेरे हिसाब से। मतलब बेसिकली जो मुझे दिखता है, सेल्फ स्टडी भी बच्चा कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं, सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छा रैंक नहीं आ सकता है, लेकिन कोई एक मार्गदर्शन मिल जाने से आपका टाइम बच जाता है। कि मान लो कोई बता दिया BIT सिंदरी जाने का रास्ता भाई ये है, आपको ऐसे 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 करके जाना है,
तो आपको वहाँ पहुँचना बड़ा आसान हो जाएगा, अनटिल अनलेस कि आप खुद से ढूंढ रहे हैं या खुद से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई आपको गाइड कर दे तो काफ़ी मदद हो जाता है। बाकी एट लास्ट तैयारी तो आपको ही करना पड़ेगा। आपको धनबाद से BIT सिंदरी जाना है तो चल के तो आपको खुद को जाना पड़ेगा, कोई आपको ऐसा उठा करके नहीं पहुंचा रहा है, आपके हिस्से का मेहनत करना पड़ेगा। एक और बात है जो हमेशा लोगों का रहता है कि सर लाइव क्लासेस अटेंड करें कि रिकॉर्डेड क्लासेस देखें, आपको क्या लगता है लाइव क्लास और रिकॉर्डेड में कौन बेटर है और क्यों बेटर है? मेरे अकॉर्डिंग सर रिकॉर्ड ज़्यादा बेटर है मेरे अकॉर्डिंग, जो भी मेरे पर्सपेक्टिव पे, क्योंकि वो लाइव क्लासेस में होता है क्या है कि मतलब वो बहुत कुछ स्लो चलता है तो टाइम कंज्यूमिंग होता है कई बार। मतलब बस मेरा पर्सपेक्टिव है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। होता क्या है कि जैसे कि कोई न्यूज़ प्रॉब्लम अगर सर बता रहे हैं, मेरे क्या होता है ना मेरे साथ कि अगर न्यूज़ प्रॉब्लम सर बता दिए तो मुझे वो एक बार में समझ आ जाता है ये क्या हुआ इसमें। लेकिन बहुत होता है कि उसको समझ नहीं आया, उसको सर इग्नोर करता है, तो मेरा वहाँ पर भी टाइम एक्स्ट्रा जा रहा होता है। तो बेसिकली हम इसलिए हम लाइव रिकॉर्डिंग देखे भी नहीं कोई भी, हम सारा रिकॉर्डिंग ही देखे हैं। वो बेसिकली इसलिए कि ताकि उसको हम स्पीड अप कर सकें, अपना टाइम सेव कर सकें, जहाँ पर मुझे स्किप करना आप स्किप कर सकें। बस मेरा पर्सपेक्टिव है, बस ऐसा मतलब ये आपका स्टेटमेंट हमारे लिए लॉस मेकिंग हो सकता है। हम लाइव कोर्स को 8,000 रुपये में दे रहे हैं और रिकॉर्डेड कोर्स को 2,000 रुपये में दे रहे हैं, दोनों में 6,000 का डिफरेंस है। बच्चा बोलेगा अरे सर हम लाइव ले लिए, अब इखलाक सर बोल रहे हैं कि रिकॉर्डेड अच्छा है, काहे हम फालतू में 6,000 रुपये एक्स्ट्रा दे, हमको पैसा वापस दो। ऐसा बगावत हो सकता है, जस्ट अ जोक। लेकिन ठीक है, अगर कोई पहले पढ़ रखा है, गेट का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर रखा है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, तो नो डाउट वो रिकॉर्डिंग के साथ जा सकता है। लेकिन कोई स्टार्ट ही किया है, फाइनल ईयर का बच्चा है जिन्होंने गेट का एग्ज़ाम के लिए पहले कुछ खास प्रिपरेशन करा नहीं, थर्ड ईयर का कुछ खास प्रिपरेशन करा नहीं, ऐसे लोगों के लिए लाइव क्लास अच्छा है कि जहाँ पे आप फैकल्टी से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं, मोटिवेशन का लेवल बना रहता है। और लाइव क्लासेस के साथ आप चलते हैं तो आप डीमोटिवेट नहीं होते। रिकॉर्डिंग में क्या होता है ना, अपने कंफर्ट में रहता है, एक दिन पढ़ा एक दिन नहीं पढ़ा, और एक दिन 8 घंटा पढ़ दिया अगले दिन 1 ही घंटा हुआ। रिकॉर्डिंग लाइव में क्या होगा कि डेली का आपका स्केड्यूल बंधा है, किस टाइम पे क्लास होता है, भाई जाना है। दोनों के प्लस माइनस है, और लाइव क्लासेस के तो ज़्यादा है अगर कोई वीक बच्चा या फर्स्ट टाइम बच्चा पढ़ता है। लेकिन आपका वाला केस है, जो मैंने रिकॉर्डेड कोर्स लॉन्च करा तो उसमें मैंने भी बोला था कि पहले पढ़ चुका है, गेट के बारे में पूरा पता है, उन्होंने रिकॉर्डेड कोर्स के साथ जाना चाहिए, अपना पैसा बचाना चाहिए। तो बढ़िया है, आई होप आपका स्टेटमेंट हमको ऐसे लॉस में ना डाले। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इखलाक जो आप क्लियर कर दीजिए। एक्चुअली ये मैं नहीं पूछना चाहता था, फालतू सा है कुछ लोग ऐसा हो गया ना अभी कि फेक आईडी बना करके या नए नए ईमेल आईडीज़ बना करके, एक ही आदमी 15-20 ईमेल आईडी बना करके, मतलब मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा। माइनिंग एंड 5 साल से चल रहा है, कभी ऐसा मुझे देखने नहीं मिला कि कमेंट में इतना सारा मैसेज आया हो जो लोग गाली दे रहा हो। अब गेट 25 एग्जाम में हमने इतना तगड़ा अचीवमेंट करा है, उसके बाद में भी लोग आके जो हल्ला कर रहे हैं फर्जी आईडी बना करके, एक आदमी 4-4 5-5 आईडी बना करके। आपके बारे में भी कई सारी बातें हो रही है कि सर ये तो सेल्फ स्टडी कर रहा है, क्यों ऐसा झूठ बोल रहे हैं आप, लोगों को क्यों आप मिसगाइड कर रहे हैं। तो आपके ऊपर एलिगेशन जो लगे हैं या एक उंगली जो उठा है, आप व्यूअर्स को क्लियर कीजिए क्या एग्जैक्टली है, कि क्या आपने सच में हमसे पढ़ा था तो कैसे पढ़ा था, क्यों इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, आप क्लियरफाई कीजिए व्यूअर्स को। यस, वो जबकि यूट्यूब में वो कमेंट्स मैंने भी पढ़ा था, अब मुझे सही लगा, तो मुझे भी बहुत ये लगा कि मतलब वो पता नहीं कर कौन रहा है। बट जैसे कि जो भी कर रहा है, अगर वो मैंने नाम ले रहा है तो जरूर मुझे ऐसा लगा मतलब कॉलेज का ही कोई है। अब वो जो भी है पता नहीं, लेकिन ऐसे मतलब बहुत ही ख़राब लगा कि सब जो भी है मुझे डिफेंड करने का ट्राई जो भी कर रहा है, पता नहीं कौन है वो। क्योंकि बेसिकली हम बताएं कि हम डे स्कॉलर स्टूडेंट हैं, हम घर पे रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम घर पे रह रहे, सर हम क्या पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, बार किसी को मेरे फ्लैटमेट्स को पता भी नहीं सकती है, मेरे को तो बहुत दूर के बात है। तो मतलब ये एप्लीकेशंस है, और पता नहीं कौन है सब, मतलब जो भी मतलब, क्योंकि अपना जब मेरा बैचमेट्स में रिलेशन है, बैचमेट्स रिलेशन बहुत ही अच्छा रहा है। अपने बैचमेट्स को, अपने रीनर्स को मैंने हमेशा बहुत हेल्प किया अकेडमीज में। बट पता नहीं इसमें से कौन है, मतलब मुझे भी बहुत ही ख़राब लग रहा था, पता नहीं वो कौन है भी, मतलब लेकिन है तो मेरा कॉलेज ही मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरा नाम यूज़ कर रहा है बार बार। बट इसके सिंपल यही बात है कि सिंपल सही बात है सर कि हम घर पे रहते हैं, ठीक है, ऐसे मत आए, हम कॉलेज में नहीं रहते हैं, तो हम घर बैठ के क्या कर रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब मुझे पता है, मेरी फैमिली को पता है। बस यही चीज़ है। बाकी रहा बात अगर प्रूफ देने का भी, तो मेरे पास तो रिसिप्ट भी पड़ा है पेरेंट वाला अभी तक। अच्छा ठीक है, प्रूफ चाहिए भी नहीं और हमको दिखाना भी नहीं। वही बात है, पिछला वीडियो मैंने बोला था, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हज़ार, हर एक को जवाब देते फिरेंगे तो फिर हमारा टारगेट जो है वो छूट जाएगा।
हमारा रिजल्ट अपने आप में बोलता है यार कि किसी एक को हम इकलाक को हटा भी दे तब भी हमारे टॉप 10 में 6 रैंकर है। अनिकेत पर भी उंगली उठा था, उन्होंने भी क्लेरिफिकेशन दे दिया, चलो अनिकेत को भी उठा दे तब भी टॉप 10 में 5 रैंकर है। बाकी सारे कोचिंग से हम बहुत अलग ही लेवल पे दिखते हैं। तो हमको ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का कि हमारे कोचिंग में एक ही रैंकर आ रखा है कि उसको हम खरीद लें या उसी के नाम के बदौलत हम अपना प्रमोशन कर पाएंगे, ऐसा हमको तो ज़रूरत है नहीं। 2 नाम हट भी जाता तो क्या होता। लेकिन जिसको रिकग्नाइजेशन की ज़रूरत है, जिनको बताने की ज़रूरत है कि भाई हमसे पढ़ा है, हमसे कनेक्टेड है, तो उनको छुपाएंगे नहीं ना कि लोग बोल रहे करके। रही बात आपके हर्ट होने की कि हमारे कॉलेज का कोई है या हमारे कॉलेज का होने की पॉसिबिलिटी है, पहचान का है, इसके लिए आप बिल्कुल मत हर्ट होइए। आपका अगर सबके साथ अच्छा रिलेशन है, अच्छा ही होगा। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कोचिंग को पॉलिटिक्स बना के चल रहे हैं। हो सकता है आपके कॉलेज में किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव रखा होगा जो वहाँ मार्केटिंग का काम करता होगा, तो वो आपको डिफेम कर रहा है। अब कॉलेज में उसको तो स्टूडेंट लाना है ना, खरीद के ला के देना है उसको, उससे उसको कमीशन मिलेगा, तो डिफेम करके ही उस कोचिंग का प्रमोशन कर सकता है। अदरवाइज आपका तारीफ करेगा तो उस कोचिंग का प्रमोशन कैसे करेगा। ये एग्जैक्ट चीज़ पॉलिटिकल पार्टी में होता है कि कोई कितना भी अच्छा काम करे, हमको उसको क्रिटिसाइज करना है, कमियां ढूंढना है। मतलब कई सारा चीज़ है जो हम पॉजिटिव कर रहे हैं उसको नेगेटिव एंगल दे करके दिखाना। तो इससे आप मत हर्ट होइए। आपके खुश होने का मौका है, आपके फैमिली के लिए गर्व का माहौल है, आपके जो कॉलेज है उसके लिए गर्व का माहौल है, सबके लिए प्राउड मोमेंट है। हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि हमसे कनेक्टेड बच्चा आज एक अच्छी जगह पहुंच रहा है। और आपने ये जो रैंक लाया ना, उसके बाद हो सकता है आपसे फिर मेरा बहुत ज़्यादा बात नहीं होगा, कुमार अनमोल से बहुत कम ही कनेक्टेड हूँ। बाकी जो और भी सारे लोग जो निकले हैं, चाहे वो योगेश लाल चंदानी हो, चाहे और बाकी जो हमारे कोचिंग से अब तक जितने अचीवर्स निकले हैं, ये आखिरी मौका है। आपसे मेरा जो मेन कनेक्शन या आपसे मुझे दिया गया जो असल गुरु दक्षिणा है, वो आज का आपका ये रिजल्ट है। तो और आप जो बाकी सबको भी दे सकते हो, हमको दे सकते हैं, अपने फैमिली को दे सकते हैं, कॉलेज को दे सकते हैं, वो भी आपका सक्सेस और रिजल्ट है जो असल खुशी लोगों को मिलता है। मैं हमेशा जो बोला करता हूँ, आपके गुरु हो गए और फैमिली हो गए, इन दोनों को ही आपके रिजल्ट से रियल हैप्पीनेस मिलता है। बाकी आपके आसपास जो गिद्ध की तरह मंडरा रहे होंगे, जो आपके हमदर्द बन रहे होंगे, बोल रहे होंगे भाई पार्टी चाहिए पार्टी चाहिए, वो पार्टी ले जरूर रहा होगा, लेकिन अंदर से जलन का भाव हर किसी में होता है। आपके सक्सेस पे खुश रहने वाले यही 2 ही लोग हैं। आप अपने आप को डिमोटिवेटेड मत फील कीजिए। लिटरली मैं समझ पा रहा हूँ आप किस चीज़ से गुजर रहे होंगे। सेम चीज़ संयम के साथ हो रहा है, सेम चीज़ अनिकेत के साथ हो रहा है कि उन पर सर मुझे डिप्रेशन सा आ रहा है। लोग बाग मुझे बोल रहे हैं कितना पैसा आपने लिया था, कितना पैसा तुमको माइनिंग ज्ञान से मिला है, इस तरह का एलिगेशन लग रहा है। सर मैंने 1 रुपया आपसे नहीं लिया। और इस तरह तो हर्ट करता है, बट ठीक है, जो पॉलिटिक्स बना रहा है ऐसा कभी नहीं हुआ यार। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि तो ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स थे, कुछ हम भी दिखा रहे हैं, कुछ बाकी कोचिंग भी उसका नाम और फोटो दिखा रहे हैं, जिस भी कारण से दिखा रहे हैं, बट ऐसा कभी इसी साल ऐसा हो रहा है। तो आपने सोचने का जरूरत नहीं है। कुछ एक ऐसा ग्रुप है जो इसी काम के लिए बैठा है, जिसको कुछ काम नहीं है, थले बैठे हुए हैं, चलो जाके गाली दे लेते हैं, इसी से उनका पेट भर रहा है। हर्ट मत होइए इकलाक। बाकी एट लास्ट मैं आपसे कुछ और चीज़ें जानना चाहूँगा कि आपने माइनिंग ज्ञान से जो पढ़ा, क्या लगता है कि माइनिंग ज्ञान में कौन टीचर आपको सबसे अच्छा लगा, जिनका क्लास आपको सबसे ज़्यादा समझ में आया, पसंद आया हो? क्या आप उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे सर रॉक नहीं था क्लास, जो मुझे अपनी फेस से पढ़ाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब उनका जो भी था, मतलब कि सारा फार्मूलाज हम टू द पॉइंट लिखवा देना और टू द पॉइंट इनको मतलब सारा चीज़ करवा देना, वो मुझे बहुत सही लगा था। और मैंने मतलब उनका ही स्पेशली मैंने बस उनका ही क्लास का फार्मूला सुनाया था, फार्मूला में रॉक म्यूज़ के लिए इतना फार्मूला उन्होंने लिखाया था, वो सारा फार्मूला मैंने नोट डाउन किया था। बस एक पर्टिकुलर चीज़ें जो हम नोट डाउन किए है तो उनका फार्मूला, क्योंकि रॉक म्यूज़ तो बहुत फन था, उन्होंने बहुत फार्मूला, और वही लगा था, वो बहुत काम भी आया होता है, लगता है वो मुझे काम आया है, तो मुझे सबसे बेस्ट वही लगा था रॉक म्यूज़ के खिलाफ। अच्छा, जियोमेट्रिक्स है भी कि आप बिना पेन चलाए दिक्कत हो जाएगा कि इतने सारे फॉर्मूले हैं ना, तो आपको लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। बाकी फार्मूला तो लिखे ही है सर, फार्मूला तो मतलब लिखे ही है, नोट्स मतलब नहीं बनाया है, फार्मूला तो लिखे ही है, फार्मूला मतलब लिखना ही पड़ेगा आपको के लिए, इंडिया करेक्ट करने के लिए। ओके, ठीक है इकलाक। एट लास्ट आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो गेट 2026 एग्ज़ाम की तैयारी करना, जो आपके BIT सिंदरी के आपके जूनियर है या बाकी किसी भी कॉलेज के जो गेट एस्पिरेंट है, उनको क्या मैसेज आप देना चाहिए? किन बातों का वो ध्यान रखें इस पूरे साल के दौरान जब गेट 2026 एग्ज़ाम की तैयारी करें, किन चीज़ों को अवॉइड करें? मेरा मतलब स्ट्रेटजी यही रहेगा सर, मतलब कि पहले तो अपना सिलेबस तो जो भी है मतलब उसको कंप्लीट कर लो, और जो भी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो,
उसके बाद मेनली कहेंगे कि क्वेश्चंस का प्रैक्टिस उसमें पॉइंट है PYQs बनाना है। अगर PYQs मतलब बनाने के बाद हमको ऐसा लगा था कि मेरा गेट काफ़ी हद तक मतलब हो गया है, मतलब प्रैक्टिस नहीं होता है क्वेश्चन की ना, मतलब ये हो गया कि क्या क्वेश्चन आने वाला है, किस टाइप क्वेश्चन आने वाला है, ये इसका अंडरस्टैंडिंग आ गया था मुझे। ठीक है, तो बेसिकली यही रहेगा, हम कहेंगे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो जिनको पढ़ना है, उसके बाद फिर PYQs बना लो सारे PYQs, और लगे हाथ अगर एक बनाना है तो बना लो, कि बनाएगा बिल्कुल काफ़ी अच्छा रहता है। और अगर तुमको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है, अगर तुमको लगा कि तुम्हारा प्रैक्टिस कम है तो टेस्ट ट्यूब वगैरह ले लो किसी का भी, उसका मतलब अच्छा रहेगा, वो भी थोड़ा सा भी टेस्ट ट्यूब बहुत अच्छा है, टेस्ट प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहता है। और एक अलग चीज़ हम बोलेंगे कि वो गेट का मिलिट्रीज करना, एक तक लेटर, उसके लिए यूज टू हम जितना चाहे क्या करेंगे, मतलब उसमें भी कोई अभी कुछ बनाओ तो उससे ही बनाओ एक क्रिकेटर से, ताकि मतलब उसका यूज टू हो जाए, कितना आराम से कर सकता है और क्रॉस सेट हो जाएगा नहीं। ओके क्लास, अगर आप किसी को अपने सक्सेस का क्रेडिट या वोट ऑफ थैंक्स देना चाहेंगे, अपने फैमिली के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, मम्मी पापा या दोस्त के लिए कोई भी एक मैसेज अगर आप देना चाहते हैं तो लास्ट में दे सकते हैं। जैसे मतलब मम्मी है वो मम्मी पापा हो, या फिर मेरे कॉलेज के फैकल्टी मेम्बर्स हो, या फिर फाइनिंग एंड के फैकल्टीज जो से हम मतलब जो भी गाइडेंस किए, मतलब ना मतलब उनके लिए मेरे अभी एटीट्यूड रहेगा मेरी तरफ से, बहुत ही ग्रेटफुल रहेंगे उनके, कि उनका सपोर्ट, उनका गाइडेंस मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, और इसके कारण हम मतलब AIR को लेकर के आ पाए। ओके, चलो थैंक यू सो मच इकलाक, अपना टाइम देने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल करके अपना स्ट्रेटजी, अपना प्रिपरेशन के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताने के लिए। आपका ये पॉडकास्ट, आपका ये इंटरव्यू सारे गेट माइनिंग एस्पिरेंट के लिए वैल्यूएबल साबित होने वाला है, उनको मार्ग प्रशस्त करने वाला है। थैंक यू सो मच हमारे बीच आने के लिए।